हेलो, जय हिंद मेरे शेर सैनियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे एकदम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईएमआई के पार्ट 2 न्यूमेरिकल के, है ना। पार्ट 1 में हमने 15 प्लस न्यूमेरिकल किए थे और साथ में हमने जितने भी चैप्टर के लीगल फार्मूले बन सकते थे उन सभी को लिखा भी था, है ना, जब हमने वीडियो को शुरू किया था। आज हमें फार्मूले लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए जा करके, बाद में सेकेंड पार्ट पर आइए, है ना। और जैसे ही वीडियो पर आया करें तो सबसे पहले वीडियो शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ भी, है ना, ताकि उन्हें भी एक अच्छी न्यूज मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला न्यूमेरिकल आज का है, 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर की डीसी धारा बहती है। कौन सी धारा है? डीसी। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 इंटू 10⁻⁴ वेबर है। कुंडली का प्रेरकत्व क्या होगा, है ना। प्रेरकत्व को हम एल से लिखते हैं। देखो, प्रेरकत्व बोले या स्वप्रेरकत्व बोले, बात एक ही है ना। अन्योन्य प्रेरक गुणांक में अन्योन्य प्रेरकत्व बोला जाता है। ठीक, तो चलो डेटा को लिखा जाता है। 1000 फेरों वाली कुंडली है ना। तो फेरों को हम एन से डिनोट करते हैं और एन की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 1000 वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर का डीसी करंट है। डीसी करंट है। अब जब एसी वाले के न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको एक चीज बता देंगे कि जो अपनी कुंडली होती है उसमें हम डीसी करंट को प्रवाहित कर सकते हैं, जबकि हम कैपेसिटर में डीसी करंट को प्रवाहित नहीं कर सकते। आई का जो वैल्यू सवाल में दे रखा है वो ये है, 2.5 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं और छोटा सा सफिक्स में बी बना लेते हैं शो ऑफ करने के लिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है ना। और फाई बी की जो वैल्यू सवाल में है वो है 1.4 इंटू 10⁻⁴ वेबर। क्या है? 1.4 इंटू 10⁻⁴ वेबर। बहुत बढ़िया। कह रहा है कुंडली का प्रेरकत्व बता दीजिए। प्रेरकत्व का मतलब होता है एल बताना है आपको। क्या बताना है? एल। अब एल का कोई फार्मूला इनके रिलेशन में हो तो देख लीजिएगा। तो मैं तो इसे सभी को एकदम सामने दिख रहा होगा। एल बराबर एन फाई बटे आई, है ना। तो एल के लिए हम सूत्र लगा देते हैं सीधा सीधा, एन फाई और बटे में आई, है ना। चलो, एन की वैल्यू बोलेंगे कितनी है? तो एन है 1000 इंटू फाई का डेटा है 1.4 इंटू 10⁻⁴ बटे में आई की वैल्यू है 2.5, है ना। दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब ध्यान से देंगे तो 25 चौके 100 और एक जीरो और आ जाएगा। 14 चौके कितने होते हैं? 56। तो आ जाएगा 560 गुणे 10 की पावर -4। और तुम्हें याद हो तो इसको हम हेनरी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हेनरी। पर आप चाहो तो इस डेटा के आंसर को चेंज भी कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे ये लिखें 56 गुणे 10 की पावर -3 हेनरी, तो ध्यान से देखो तुम इस उत्तर को लिख सकते हैं 56 मिली हेनरी। 56 मिली हेनरी। क्या इसका आंसर आ भी रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 56 मिली हेनरी। ठीक है ना। आराम से एक एक सवाल को नोट करते चले। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जब तक पढ़ते हैं तब तक आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा एक प्रेरकत्व कुंडली में, प्रेरकत्व कुंडली मतलब एल कुंडली में, है ना, एक प्रेरकत्व कुंडली में विद्युत धारा 0.3 सेकंड में 0 से बढ़कर 8 एम्पियर हो जाती है। यानी पहले करंट 0 एम्पियर थी, पर 0.3 सेकंड के बाद वो करंट इनहैंस हो गया और वो बढ़ गया 8 एम्पियर। ठीक, जिस कारण उसमें 30 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक ज्ञात कीजिए। स्वप्रेरकत्व गुणांक बोलो चाहे स्वप्रेरकत्व बोलो, हमेशा उसको एल से लिखते हैं। काय से लिखते हैं? एल से। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल है, और इसमें एक ही जैसे सवाल कई सारे दे रखे हैं, सेम फार्मूले पर है, बस कैलकुलेशन है और बाकी सवाल नहीं बच रहे, वरना हम आपको नए सवाल भी करा देते हैं ना। तो चैप्टर अब खत्म करना है, क्लास को समथिंग 45 मिनट खींचना है, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर के सवाल है, सबको धड़ाधड़ देख लेते हैं। तो कुंडली में जो करंट है 0.3 सेकंड में, तो टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.3 सेकंड, है ना। इस सेकंड में जो करंट है वो 0 से बढ़कर 8 हो जाता है। इसका मतलब जो पहले करंट था वो 0 एम्पियर था और बाद में वो बढ़ करके कितना हो जाता है? 8 एम्पियर। बहुत अच्छे। जिस कारण उसमें 30 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम ई से डिनोट करते हैं और इसका डेटा दे रखा है 30 वोल्ट। कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक ज्ञात कीजिए। स्वप्रेरकत्व गुणांक बोले तो एल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एल। क्या एल के लिए इसमें कोई रिलेशन का फार्मूला है? तो आप यहां देख पा रहे होंगे
E बराबर माइनस का L डेल्टा I बाई डेल्टा T है ना। तो ध्यान से देखेंगे, मुझे L निकालना है, तो या तो फार्मूले से सीधा सीधा L निकाल लो, या तो पूरा उस फार्मूले को यहाँ पर कंप्लीट रख लीजिए, बाद में L का डेटा निकाल लीजिए। तो चाहो तो हम L का सीधा सीधा आंसर कर लेते हैं, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, माइनस L पड़ा रहने दीजिए इधर, या तो L को E डेल्टा T अपान में डेल्टा I, ये आंसर है। E डेल्टा T अपान में डेल्टा I है ना, और चूंकि L माइनस का, तो ये वाला जो आंसर होगा वो माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना, अभी फार्मूले में। बाकी अब डेटा रखने पे देखते हैं, चलो देखते हैं ध्यान से। ये हो जाएगा माइनस E डेल्टा T अपान, बोलो डेल्टा I लिखना है मुझे, डिफरेंस ऑफ करंट लेना है, तो बताओ क्या लिखें, I2 माइनस I1। बहुत अच्छे, ठीक। अब यहां से देखेंगे, माइनस E की वैल्यू बोलो कितनी है सवाल में, E की वैल्यू है 30, लिख लीजिए, 0.3 है डेल्टा T, बटे आ जाओ, I2 की वैल्यू बोलेंगे कितनी है 8, और माइनस में क्या 0, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे, अब दशमलव से ये वाला 0 काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 9/8, 9/8, और चूंकि L है तो सीधा सीधा यूनिट क्या आ जाएगा, हेनरी। क्या आ जाएगा, हेनरी। क्या आ भी रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। दूसरी एक चीज और, आपको अगर समझ ना आई हो तो आप कहेंगे कि ये तो माइनस आ गया, तो माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो भी बता देते। देखो, जब यहां से फार्मूले से लिखेंगे तो L का तो आंसर माइनस में आएगा ना, और चूंकि ये वाला जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ है, ये खुद निगेटिव टर्म में होता है, इसलिए जो माइनस होगा वो कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा कंप्लीट हो जाएगा 9/8 हेनरी, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं अगला। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकेंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है, तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। सेम पैटर्न का सवाल है, तो एक बार डाटा को लिख देते हैं। L की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻³ हेनरी, बहुत अच्छे। यदि 0.1 सेकेंड में जो डेल्टा T है उसका टाइम दे रखा है ये 0.1 सेकेंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है, तो पहले करंट कितना था 5 एम्पियर, अब कितना हो रहा है 0 एम्पियर, यानी पहले 5 था, 5 से घट करके 0 हो गया, ठीक, बहुत बढ़िया। तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, है, हाँ ठीक है। अब एक चीज यहां पर बताने वाली, वो क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, जब करंट 0 हो या पहले कम हो और कम से ज्यादा हो जाए, मतलब बढ़ जाए, है ना, जब करंट बढ़ जाए, याद रखना उस केस में जो E का वैल्यू होगा वो ऑलवेज निगेटिव टर्म में होगा। किस टर्म में होगा, निगेटिव। और दूसरा केस सुन लीजिए, जब करंट घट जाए, जब करंट घट जाए तो याद रखना जो E का आंसर आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव टर्म में आएगा। जब करंट बढ़ेगा तो निगेटिव टर्म में, और जब करंट घटेगा तो पॉजिटिव टर्म में। ऐसा क्यों हुआ, तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, लेंज लॉ। कौन सा लॉ, लेंज लॉ। तो आप नियम क्या कहता है, वो यही तो कहता है कि कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न, या कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुआ है ना। तो चलो लिखते हैं फिर आगे, अब डेटा लिख देते हैं। तो E मुझे इस बार निकालना, तो E के लिए ही तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो चलो लिखते हैं फिर। E बराबर माइनस का L, अब डेल्टा I लिखना ठीक है कि I2 माइनस I1 लिखना ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल यही लिखना ठीक है, यहां तक ठीक, बराबर माइनस L की वैल्यू बोलो कितनी है 3 × 10⁻³ I2 की वैल्यू कितनी है 0 -5 बटे में टाइम कितना है 0.1, है ना। तो ध्यान से तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से घटेंगे तो -5 ही आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5 3 15 प्लस का हो गया इंटू 10⁻³ और बटे में आ जाएगा 0.1, ठीक है ना ये। अब ध्यान से देखेंगे, अच्छा 0.1 का मतलब ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा बस, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 150 × 10⁻³ वोल्ट। E बराबर
150 गुणे 10 की पावर -3 वोल्ट। ये आपका रियल आंसर है। और बुक का आंसर जो आ रहा है वो आपको बता दे, वो आ रहा है 0.15 वोल्ट आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे -3 घात है, तीनों घात इधर इरेज कर दीजिए तो 0.15 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तब तक आप उसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकेंड में धारा एम्पियर 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है, मतलब घट रही है पीछे की तरह। यानी ये सवाल यानी ई जो आएगा वो निगेटिव टर्म में आ जाएगा, है ना। सॉरी, घट रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्म में आएगा, है ना। क्या कह रहा है, 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है, प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। यानी आंसर जो आने वाला वो पॉजिटिव आने वाला है। तो चलो देखते हैं। 5 हेनरी के एक प्रेरक में एल की वैल्यू सवाल में दे रखी है 5 हेनरी। हेनरी को जनरली किताबों में एच लिखा मिलता है, ठीक। कि एक प्रेरक में 0.1 सेकेंड में जो डेल्टा टी है वो अपना है टाइम बहुत कम, है ना, 0.1 सेकेंड, धारा 12 से बदलकर 7 हो जाती है। इसका मतलब जो I1 की वैल्यू है वो 12 एम्पियर है और I2 की वैल्यू है वो 7 एम्पियर। तो ध्यान से देखो, तो करंट घट गया, करंट घट गया। और जब करंट घटता है तो जो ई आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव टर्म में आता है। किस टर्म में? पॉजिटिव टर्म में। यही बात अभी यहां बताई थी। और जब करंट बढ़ता है तो याद रखना ई निगेटिव टर्म में आता है। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है लेंज लॉ के कारण, ठीक है ना, या फैराडे का द्वितीय नियम भी बोला जाता है। तो आपको फाइंड करना है ई। तो चलो ई की वैल्यू लिखते हैं। फिर ई के लिए तो यही वाला फार्मूला है। तो चलो शुरू कर देते हैं, -L। अब डेल्टा आई अपन डेल्टा टी ना लिख करके हमें बेटर होगा क्या लिखना, I2 - I1 बटे में डेल्टा टी है। अब हम सीधा सीधा वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो -L की वैल्यू बोलो कितनी है, 5 गुणे I2 की वैल्यू बोलो कितनी है, 7 और I1 की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ 7 लिखेंगे या 12 लिखेंगे तो हम सीधा सीधा ना लिख दें, -5 बटे में बोलो क्या लिखें, डेल्टा टी। डेल्टा टी बोलो कितना है, 0.5 सॉरी 1 0.1 है ना। इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 25, है ना, और बटे में 0.1। तो हम बताओ ई का वैल्यू क्या लिखें। क्या हम ई लिख सकते हैं 250 वोल्ट, 250। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि दशमलव से ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 0। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत इजी सवाल है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है ना। कब वैल्यू को प्लस हो जाएगी, कब माइनस हो जाएगी, इन चीजों को ध्यान देना है, ठीक। तो बस एक सिंगल लाइन याद रखना है, अगर करंट का मान तुम्हें घटता हुआ नजर आए तो याद रखना है जो ई आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है। अगर ये जस्ट रिवर्स होएगा तो ये निगेटिव टर्म में आ जाएगा, ठीक। तो चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। और ज्यादातर इसमें हमने बुक में देखा था तो इसी फार्मूले के ज्यादा सवाल है, ठीक। अगला तो एक बार आप जब चैप्टर को देखेंगे कि कौन से फार्मूले के न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आप उन्हीं फार्मूलों पर वर्क करके जाइए और आराम से पेपर को क्या कहेंगे यार, उड़ा के आइए, है ना। अगला सवाल है, एक परिपथ में लगी कुंडली में धारा 0.2 सेकंड में 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर हो जाती है, यानी अगेन घट गई है। यदि कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.3 मिली हेनरी हो तो कुंडली के सिरों में उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। चलो डेटा लिखते हैं। 0.2 सेकंड में यानी डेल्टा जो टी है वो सवाल में दे रखा है ये 0.2 सेकंड में 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर, यानी I1 कितना दे रखा है, 8 मिली एम्पियर, और जो I2 दे रखा है वो दे रखा है 4 मिली एम्पियर, है ना। इसके हम मिली को चेंज कर लेंगे 10 की घात -3 से गुणा करा के। यदि कुंडली का स्वप्रेरकत्व बोले तो L 0.3 मिली हेनरी, मिली को हम पता है 10 की पावर -3 लिखते हैं और h फॉर हेनरी। तो कुंडली के सिरों से उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। V भी लिख सकते हैं और हमने चूंकि E से लिखा तो आप E से लिखेंगे, ठीक है ना। एक बार सब लोग ध्यान से देखें, करंट घट रहा है, करंट घट रहा है और करंट घट रहा है तो जाहिर सी बात है E का जो डेटा आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है। तो हम बताओ E बराबर क्या लिखें, माइनस का L I2 - I1 बटे में डेल्टा T। और उम्मीद करते हैं इस बार आप आंसर खुद कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम आपको आंसर बेशक लिख के दिखा देते हैं, 6 × 10⁻⁻6, ठीक। और इस बार आप आंसर खुद कर ले। 3 लगातार सवाल आपको सॉल्व कर चुके हैं तो इसमें कुछ खास नहीं, आराम से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल पढ़ते हैं।
किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व का मान 0.5 मिली हेनरी है यदि उसमें बहने वाली धारा 0.2 सेकंड में 100 मिली एम्पियर से 500 मिली एम्पियर तक बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। सेम पैटर्न अगेन है ना। तो इस बार तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा है, तो चलो करते हैं फिर। स्वप्रेरकत्व का मान 0.5 मिली हेनरी। स्वप्रेरकत्व बोले तो एल की वैल्यू 0.5 मिली हेनरी है ना। हम मिली को चेंज करना जानते हैं 10 की पावर -3 से मल्टीपल करा के। उसमें बहने वाली धारा 0.2 सेकेंड में, सॉरी, डेल्टा टी बराबर 0.2 सेकेंड, इतने टाइम में 100 मिली एम्पियर से 500 मिली एम्पियर बढ़ जाती है। इस बार बढ़ रही है। पहले करंट कितनी थी 100 मिली एम्पियर और अब कितनी हो जाती है 500 मिली एम्पियर। इस बार करंट बढ़ा है, इस बार करंट बढ़ा तो ई का वैल्यू निगेटिव आएगा, मिली एम्पियर बढ़ जाती है। इस स्थिति में कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो एक चीज तो मुझे पता है कि जो आंसर आने वाला है वो निगेटिव आने वाला है। कैसा आने वाला है, निगेटिव, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं फिर। ई बराबर -L है ना, I2 -I1 बटे में डेल्टा टी। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 0.5 इंटू I2 की वैल्यू बोलो कितनी है 500, I1 की वैल्यू 100, इसका मतलब सीधा सीधा लिख सकते हैं 400 मिली एम्पियर। तो मिली को हम लिखते हैं 10 की पावर -3 बटे में डेल्टा टी की वैल्यू बोलेंगे 0.2। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200, मतलब ये आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा 1000। कुछ गड़बड़ कर रहा है, सॉरी, ये मिली हेनरी है ना। तो एक बार इसमें भी गुणा कराना पड़ेगा। तो हम ऐसा करें, इस -3 को -6 बना दें। क्या बना दें, -6। ऐसा क्यों करा वो भी सुन लो। I2 से जब I1 घटाया तो 400 मिली एम्पियर आ गया। तो मिली का 10 की पावर -3 लिखा और ये वाला डेटा भी मिली हेनरी में दे रखा है, तो हमने इसको भी चेंज कर लिया मिली में। तो 10 की पावर -3 इसका, 10 की पावर -3 इसका, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है ना, इनटू 10 की पावर -6। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये लिखा 10 की पावर +3, ये लिखा है -6, माइनस के 6 से +3 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर -3। ई बराबर साइन का है का माइनस का वोल्ट। क्या बात समझ में आ गई? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लिटिल बिट, और वो डेटा को रखने में हो गई थी। यहाँ पे लिखना था मुझे 0.5 × 10 की पावर -3, जो कि छूट गया था। ठीक है, कोई आफत नहीं, आराम से कर लीजिए। और ऐसी अगर कभी गलती हो भी जाए तो ज्यादा माइंड मत करना यार, है ना, लगा लेना अपने मन से, इसमें कुछ खास तो है नहीं। और गलती होना तो स्वाभाविक है, हम कौन सा रोबोट है ना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 40 वोल्ट हो जाएगा, है ना। इस बार आपसे टाइम पूछा है, बढ़िया कैलकुलेशन कराएगा। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक को हम लिखते हैं एल से। एल की वैल्यू है 40 मिली हेनरी। तो इस बार हम मिली को पहले ही चेंज कर लेते हैं, वरना फिर छूट जाएगा, है ना, फिर आंसर में गड़बड़ आ जाता है। तो 40 × 10 की पावर -3 हेनरी लिख लिया हमने। कितने समय में, इसका मतलब टाइम मिसिंग है, तो टाइम ही फाइंड करना है। ठीक, 0 से बढ़कर 5 एम्पियर, तो पहले करंट कितनी है 0 एम्पियर, फिर कितनी हो जाती है 5 एम्पियर। तो पहले एक बार बता दीजिए, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। अच्छा, जब करंट बढ़ता है तो हमने अभी एक चीज बताई थी कि जो ई का आंसर आएगा वो निगेटिव आने वाला है। इसका मतलब जो ई का वैल्यू अगर दिया हो तो वो निगेटिव टर्म में लिखना, क्योंकि किताब में निगेटिव टर्म में नहीं लिखा रहता, वो तो सीधा बोलेगा इतने वोल्ट है। तो इतने होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 40 वोल्ट हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना 40 वोल्ट। तो आप इसको खुद लिखने की जिम्मेदारी रखो, -40 वोल्ट। समझ में आ गया ना। तो जब करंट बढ़े तो ई की वैल्यू माइनस में रखनी है, और अगर ये घट रहा होता तो हम यहाँ प्लस में लेंगे, तो फिर साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, आपको डेल्टा टी फाइंड करना है। चलो इधर इरेज करते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी करें इधर।
मुझे डेल्टा ई फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, ई के लिए सूत्र लिख देते हैं यहां से, ई बराबर माइनस का एल I2 माइनस I1 बटे में डेल्टा टी। यहां तक ठीक है। और चूंकि ई की वैल्यू भी माइनस में है, ई की वैल्यू भी काहे में, माइनस में, तो आप चाहो तो पहले ई को ही निपटा दीजिएगा। ठीक, अब बताओ मुझे डेल्टा ई टी ही तो फाइंड करना है, तो हम डेल्टा टी इधर ले आए और हम लिख सकते हैं एल I2 माइनस I1 और बटे में ई। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। बस सॉल्व कर लीजिए वैल्यू रख करके। एल की वैल्यू देखेंगे कितनी है, 40 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। अब ध्यान से देखिए यहां पर I2 की वैल्यू कितनी है 5, I1 की वैल्यू कितनी है 0, तो 5 माइनस 0 मतलब 5 बटे में ई की वैल्यू ये रही 40। अब आप कहेंगे माइनस 40 क्यों नहीं लिखा, तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने पहले माइनस रख करके काट दिया है, ठीक है ना। तो ये आ गया 40। इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो तो आ जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3। चूंकि टाइम निकाल रहे हैं इसलिए मात्रा क्या आ जाएगा, सेकेंड। आप इसे 5 मिली सेकेंड भी कह सकते हैं क्योंकि 10 की पावर माइनस 3 को मिली पढ़ते हैं, तो आंसर आ जाएगा 5 मिली सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। किताब का यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के कुछ सवाल है, इनको देखते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल कह रहा है, किसी वृत्ताकार कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 5 हेनरी तथा प्रतिरोध 20 ओम हो, इसको 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल की किसी बैटरी से जोड़कर धारा को स्थायी होने दिया जाता है। अब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है वो अपना ये होता है, मे भी शायद हमने कल लिखा नहीं था, पर लिखा था तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, जिसमें आई क्या है, करंट का पीक वैल्यू है, ठीक है। अब डेटा लिखते हैं, एल बराबर 5 हेनरी है, ठीक, बहुत अच्छे। प्रतिरोध 20 ओम, प्रतिरोध को हम आर से लिखते हैं, पीछे वाले चैप्टर में मैंने खूब रेजिस्टेंस लिखी है ना, 20 ओम। और सप्लाई है इसकी 200 वोल्ट, ठीक। जोड़कर धारा को स्थायी होने दिया जाता है। कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा, कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में जो संचित ऊर्जा का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम इस फार्मूले से लिखते हैं, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, यू तो हमें फाइंड करना है, एल दे रखा है, पर मिसिंग कौन है, करंट। पर ध्यान से देखो करंट की जगह पर 2 अक्षर दे रखे हैं, आर और वी, तो ओम्स लॉ लगा लीजिए। तो सबसे पहला काम यहां से आई नॉट निकाल लो, क्या निकाल लो, आई नॉट। आई बराबर ओम्स लॉ होता है V अपान आर, है ना। तो V की वैल्यू बोलो कितनी है, V की वैल्यू है 200, नीचे कर लेते हैं, बटे में R कितना है 20, है ना। तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। आई नॉट की वैल्यू कितनी, 10 एम्पियर, है ना। इसी वैल्यू का तो हम इस फार्मूले में यूज करने वाले हैं, बिल्कुल। तो U बराबर हाफ, L की वैल्यू बोलेंगे कितनी है, 5 गुणे आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर करने का मतलब 2 बार हमने 10 लिख दिया, 2 से इसको हमने काट दिया तो ये 5 आ गया, 5 25 गुणे 10, तो ये आ जाएगा 250। चूंकि ये ऊर्जा है तो मात्र जूल लिखने में कोई बुराई नहीं है। क्या आ भी रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। तो या तो समझ आया, ठीक। नेक्स्ट सवाल सेम पैटर्न का है, बस कैलकुलेशन करा रहा है। क्या कह रहा है, 8 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पियर की विद्युत धारा है, बहुत ठीक। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, इस बार डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो सीधा कैलकुलेशन करना है। एल की वैल्यू दे रखी है 8 मिली हेनरी, है ना, चेंज कर लिया हमने 10 की पावर माइनस 3 हेनरी एसआई यूनिट के साथ, ठीक है ना। जो करंट का डेटा है वो 2 एम्पियर है, बहुत बढ़िया। अब आपको चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा निकालनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा के लिए अपना सूत्र है कुंडली का हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, तो हमने इसको आई नॉट नाम दे दिया, ठीक है। अब बोलो U बराबर, तो 1/2 इंटू एल की वैल्यू है 8 गुणे 10 की पावर माइनस 3 इंटू आई नॉट का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो 2 इंटू 8 बोले तो 16
इंटू 10⁻³ और ये आंसर का है में जूल में। ठीक है ना, चलो बड़े बहुत अच्छे। बस 2-4 सवाल और हैं, फटाफट देखते हैं और क्लास को निपटा देते हैं। ठीक, और याद रहे ये सब वो सवाल हैं जो पूछे जा चुके हैं, है ना। ये मत सोचना है हल्के सवाल, हल्के हम कह सकते हैं पर पेपर में आते हैं तो पेपर का एक प्रेशर रहता है क्लास का। जैसे आपने देखा अभी वर्ल्ड कप हुआ हाल ही में, इंडिया टीम लास्ट के जो पीछे गेम खेले वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले 10 गेम एकदम पीक पर थी, एकदम जबरदस्त फॉर्म में थी। क्या हुआ एंड में जब फाइनल में हम लोग हारे तो हम लोग अपनी टीम को गाली दे रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं कर पाए, वो ये नहीं कर पाए। देखो ये प्रेशर गेम रहते हैं, है ना, समझ में आ गया ना सभी को। लोग तुम्हारी सिर्फ एक गलती के इंतजार में बैठे, ये बात कभी भूलनी नहीं है। ठीक, तो अपने पेशेंस को बनाए रखिएगा, कोई गड़बड़ नहीं। ये मत सोचना बहुत हल्के सवाल है, ये क्यों कराए जा रहे हैं। ये सब मुन्ना पूछे जा चुके हैं, है ना। ये सवाल 2010 और 2006 में पूछा जा चुका है। अगला जो सवाल लिखने वाले हैं वो 2012 और 2009 में पूछा जा चुका है। ये सब 1 नंबर वाले सवाल हैं जो ऑब्जेक्टिव में तुम्हें देंगे और उनकी वैल्यू में डिजिट यही लिखे होंगे, घातों में चेंज कर देगा, आप हवा हो जाएंगे, है ना। इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते रहिएगा, कैलकुलेशन की आदत डालिए, बिना आदत के सब बेकार है ना। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3 एम्पीयर की धारा, याद रखना है जब भी प्राथमिक और द्वितीय कुंडली की बात करता है तो हमेशा अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकाला जाता है, मतलब m को फाइंड किया जाता है। ठीक, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3 एम्पीयर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में 15,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हम m से लिखते हैं। ठीक, तो पहला काम वैल्यू लिखते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में 3 एम्पीयर की करंट, प्राथमिक कुंडली की करंट को हम I1 से लिखते हैं और तुम्हें याद होगा द्वितीय कुंडली में जो प्रेरकत्व गणना की जाती है वो पहली कुंडली की करंट के कारण की जाती है। ठीक है, तो I1 की वैल्यू 3 एम्पीयर, इसको 0.001 सेकेंड में डेल्टा टी बराबर 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है। शून्य करने का मतलब I2 बराबर 0 एम्पीयर। बहुत बढ़िया यार। तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज उत्पन्न होता है, वोल्टेज को हम E2 से लिखने वाले हैं। कैसे? E2 से। और E2 की जो वैल्यू दे रखी है 15, क्या दे रखा है सवाल में, 15,000 वोल्ट, 15,000 वोल्ट। ठीक, आपको निकालना है कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हम m से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? m से। ठीक, अब m के लिए वैल्यू देखते हैं कहां से लगाया जाए। मेरे ख्याल से ये वाला ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, है ना। तो हम सीधा सीधा इस वाले फार्मूले से m को निकाल के ला रहे हैं। ठीक, तो बोलो क्या लिखें? m बराबर E2 डेल्टा टी अपान I2 माइनस I1। क्या ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, बल्कि ध्यान से तो डेल्टा I1 ही लिखा है, तो आप यहाँ I2 माइनस I1 ना लिखें क्योंकि करंट सेकंड वाला वैसे भी 0 ही है। तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा I1 लिख लो चाहे I1 लिख लो। ठीक, चलो वैल्यू देखते हैं। E2 की वैल्यू बोलो कितनी है? तो 15,000 वोल्ट है ना। और ऐसा हम क्यों करने वाले हैं तो ध्यान से देखेंगे पर करंट में क्या हो रहा है। ये 3 एम्पियर है और ये कितना है? 0 एम्पियर, मतलब 3 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया, मतलब करंट घट गया, करंट घट गया। तो ये वैल्यू हम प्लस की करने वाले हैं, क्या है कि प्लस की। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? ठीक है, मुझे लगता है गड़बड़ नहीं होगा। चलो देखते हैं। E2 की वैल्यू कितनी है? 15,000 इंटू 0.001 बटे 3, है ना। ध्यान से देखेंगे दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव के बाद 3 जीरो भी काट दिए सारे। ठीक, 3 5 15। तो जो m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 हेनरी। m की वैल्यू कितनी? 5 हेनरी। किसी को कोई कष्ट यहां तक तो होने चाहिए, ठीक है ना। आराम से कर लीजिए, कोई आफत नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या आप यहां देख पा रहे हैं सवाल को? बहुत अच्छे। चलो अगला देखते हैं, यहां तक लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट सवाल कह रहा है जब किसी प्राथमिक कुंडली में 300 मिलीसेकंड में धारा का मान 5 एम्पियर से 2 एम्पियर तक परिवर्तित होता है तो द्वितीय कुंडली में 0.5 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है।
दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना कीजिए। अभी पीछे सवालों में स्वप्रेरकत्व निकलवा रहा था, अब क्या निकलवा रहा है? एम, अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक, जब किसी प्राथमिक कुंडली में 300 मिली सेकेंड में डेल्टा जो टी है अपना वो है 300 मिली सेकेंड से चेंज कर लीजिए, क्योंकि सवाल में गड़बड़ हो जाता है अगर चेंज ना करो, क्योंकि वैल्यू कभी कभी छूट जाती है। ठीक, तो आप भी ये काम तुरंत कर लिया करें। धारा का मान 5 से 2 हो जाता है, मतलब I1 की वैल्यू 5 एम्पियर, I2 की वैल्यू 2 एम्पियर, है ना? ठीक, तक परिवर्तित होता है। तो द्वितीय कुंडली में 0.5 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। द्वितीय कुंडली में 0.5 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक गुणांक की गणना कीजिए। एम फाइंड करना है ना? तो बस करंट का लोचा है, तो इसको पहले देख लेते हैं। याद रखना, इसमें जब भी डेल्टा I1 निकाला जाता है तो डेल्टा I1 करने के लिए हम क्या करते हैं, जो देखो याद रखना द्वितीय कुंडली में हमेशा प्रेरकत्व उत्पन्न होता है, किसकी वजह से? पहली करंट की वजह से। तो हम इस वाली वैल्यू से घटा करके आंसर लिखेंगे, है ना? तो ध्यान से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर, तो जो डेल्टा I1 अपने आने वाला है वो आ जाएगा माइनस का 3 एम्पियर। ठीक है ना? चलो इस वैल्यू को उठा के रखते हैं। एम बराबर, सॉरी, हाँ ठीक है, ये एम बराबर ये फार्मूला है E2 डेल्टा टी, ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करना है। ठीक, E2 की वैल्यू बोलेंगे कितनी है? 0.5 इंटू डेल्टा टी बोलो कितना है? ये 300 गुणे 10 की पावर माइनस 3 बटे में डेल्टा I1 ये रहा माइनस का 3, तो माइनस माइनस ऊपर कट भी जाएगा, कोई आफत नहीं है। ठीक है ना? दशमलव से ये वाला 0 कैंसिल, इसे हमने कर दिया 10 आ गया, तो ये आ जाएगा 50 गुणे 10 की पावर माइनस 3 हेनरी। हम इसे चाहे तो ये लिख सकते हैं 50 मिली हेनरी। कहाँ आफत कर दी? ठीक है, क्योंकि किताब का उत्तर ही आ रहा है, देखने में गड़बड़ है सिर्फ 0.05 हेनरी, बिल्कुल, है ना? आप इसे ये भी लिख सकते हैं 50 मिली हेनरी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आंसर में डाउट हो रहा था। ठीक है, इसीलिए चेक कर लिया। नेक्स्ट सवाल है, बस 1-2 सवाल और, उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूरी तरह से न्यूमेरिकल के द्वारा खत्म किया जाएगा। ठीक, अगला सवाल सुने, 3 सवाल और है। यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 से 0.2 एम्पियर तक 4 मिलीसेकंड में घट जाती है, ठीक, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की वैल्यू 1.76 हेनरी दे रखा है। ठीक, प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक, है ना? तो हमने लिखा 0.8 से 0.2 एम्पियर तक 4 मिली सेकेंड में, जो डेल्टा टी है अपना वो है 4 मिली सेकेंड बना लिया, इसको घट जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको E2 फाइंड करना है और M की वैल्यू सवाल में दे रखी 1.76 हेनरी। M फाइंड करना, M के लिए इस बार ये वाला फार्मूला अगेन जो पीछे लगा रहे हैं बार बार, तो हम सीधा सीधा M बराबर लिखने वाले हैं। M बराबर बोले यहाँ से क्या लिखेंगे, तो E2 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा I1, है ना? तो E2 की वैल्यू बोलेंगे, सॉरी E2 फाइंड करना है, तो E2 तो डायरेक्ट लग जाएगा यार, है ना? वहां से लिखो माइनस M 1.76। अब बताओ डेल्टा I1 लिखना, डेल्टा I1 हम यहां से निकालेंगे 0.2 से 0.8 घटा करके। ठीक, तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 0.6 माइनस का बटे में डेल्टा टी सवाल में ये 4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, है ना? अब क्या करें, कोई कटेगा कुछ, ये कट जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, है ना? 6 चौक 24 के 4 अंश लाएंगे 2 और 24 2 26 गुणे घाते भी हैं यार, नीचे जाएगा तो माइनस 6 घात हो जाएगी, ऊपर जाएगी प्लस की 6 हो जाएगी। क्या इतना काफी?
सॉरी, क्या गड़बड़ करा हमने, केवल 264 आ जाएगा। क्या देख रहा है किसी को? क्यों? 2 अंक ये घात है, 1 अंक ये घात है, तो नीचे 10 की पावर 3 हो जाएगा, नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। 10 की पावर 3 नीचे प्लस का भी है और नीचे 10 की पावर -3 भी माइनस का है, तो -3 + 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 264 वोल्ट। अब ठीक है, जल्दी के चक्कर में कभी कभी नुकसान भी हो जाता है ना, तो आराम से कर लीजिएगा, कोई आफत नहीं है। अगर नीचे घात प्लस होती तो आ जाता 10 की पावर 6, ठीक। अगर ये +3 होता तो आंसर 10 की पावर 6 आ जाता, जो हमने पहले लिख दिया था। नेक्स्ट सवाल है, 2 कुंडलियों के एक युग्म को अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। एम की वैल्यू एक सवाल के लिए दे रखी है 1.5 हेनरी, बहुत अच्छे। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 20 एम्पियर की धारा को 20 मिली एम्पियर नहीं एम्पियर है, 20 एम्पियर की धारा को 0.05 सेकेंड में 0.05 सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है, इतने टाइम में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो उत्पन्न वैद्युत वाहक बल हमेशा E2 नहीं होता है ना। आगे कह रहा है यदि कुंडली में 300 फेरे हों, कुंडली में 300 फेरे हों, वो भी द्वितीय कुंडली में। कौन सी कुंडली में? द्वितीय कुंडली में। N2 की वैल्यू कितनी है? 500 फेरे हों, तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन बता दीजिए। फ्लक्स परिवर्तन बोले तो डेल्टा फाई, ठीक। ये सवाल है, मतलब φ2 ज्ञात करना है, समझो, है ना, क्योंकि फार्मूले अपने φ2 आता है। पहले E2 निकाल लो, E2 यहां निकाल देते हैं। E2 तो यहां से डायरेक्ट निकल आएगा, -1.5 डेल्टा I1, ये आ जाएगा -20, क्योंकि 0 से -20 घटाएंगे तो -20 बटे में डेल्टा T, ये तो एक तो काम ये गया, दशमलव से ये वाला दशमलव गया और एक ऊपर 0 बढ़ गया, 5×3 = 15, तो E2 बराबर आ गया 600 वोल्ट। क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है। अब क्या निकालना है? अब निकालना है अपने को φ2, है ना। φ2 के लिए ये सूत्र है, चलो लिखते हैं, m बराबर N2 φ2/I1। मुझे निकालना है φ2, तो φ2 करने के लिए हम क्या करें, mi1 और बटे में N2, ठीक। चलो वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू सवाल में है 1.5 × 20 बटे में N2 सवाल में है 500, तो इस वाले दशमलव से हमने एक 0 और बढ़ा लिया, सॉरी काटना है 0 यार, चलो काटे या नीचे बढ़ा ले, बात एक ही, काट दिया, चलो ठीक। तो ये आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा? 250, है ना। 5 से काट लीजिए तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 50, तो आ जाएगा 3/50 वेबर, 3/50 वेबर। गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं हम लोग? क्या मिस्टेक है? मुझे निकालना था φ2, है ना, तो mi1 बटे N2, तो m की वैल्यू है 1.5, I1 20 बटे N2 की वैल्यू 500, तो ठीक तो लिखा है। क्या गड़बड़ किया है? ठीक है यार, गड़बड़ बताए क्या हुआ है? पेपर में मतलब जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर 300 फेरे दे रखे और हमने 500 लिख दिए, ठीक है, यही उत्तर है, ठीक। कोई आफत नहीं है, क्योंकि उत्तर 0.1 आ रहा है और आ भी जाएगा। क्यों आ जाएगा? ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर 300 होता तो ये 3/30 आता, 3/30, और 3/30 को सॉल्व करेंगे आंसर 0.1 आ जाएगा। बेवजह का झंझट, गलती हो गई, क्योंकि N2 की जगह मुझे 300 लिखना चाहिए था एज अ सवाल, पर हमने N2 में 500 लिख दिया, आंसर आ गया 3/50। कोई आफत नहीं है, ठीक है ना।
अगर हम यहाँ पे 300 लिख लेते हैं, सवाल के हिसाब से अगर n2 की वैल्यू 300 लिखते तो बताओ ये उत्तर कितना आ जाता? 3/30 आ जाता। और 3/30 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 वेपर। ठीक, बस किताब में इतना अंतर है। अंतर कुछ नहीं है, लिखने में डेटा गड़बड़ हो गया है। ठीक, कोई आपत्ति नहीं है, आराम से करना। ठीक, चलो नेक्स्ट। अगला और लास्ट सवाल, ये थोड़ा डेराइव्ड फार्मूले का सवाल है, तो इस फार्मूले को भी याद करते चलिए। एक ये फार्मूला है E बराबर हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। ठीक है ना, ये डिराइव्ड फार्मूला है, इसे भी कर लीजिएगा। ठीक, क्या कह रहा है? 2 मीटर, ये सवाल भी पूछा गया 2013 का है। ठीक, 2 मीटर लंबी धातु की एक छड़ अपने सिरे पर 5 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं, कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है। बहुत अच्छे। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.2 गॉस हो तो छड़ के दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं। ठीक, तो पहला काम वैल्यू L बराबर 2 मीटर, 2 मीटर लंबी छड़ है। ठीक, अपने सिरे पर 5 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का मात्रक होता है, तो 5 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जा रही है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक का मतलब BH, बी ही लिखा है, ये बात समझ लेना आप। 0.2 गॉस, पहली बात ये वैल्यू कांस्टेंट चलती है। जो चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का क्षैतिज घटक होता है वो 0.2 गॉस होता है। इसे हम टेस्ला के फॉर्म में लाते हैं क्योंकि ये SI यूनिट का मात्रक नहीं है, तो हम लिखते हैं इसे 10⁻⁴ टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पीयर इनटू मीटर। तो छड़ के दोनों सिरों के बीच विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। बोले तो E फाइंड करना है। ठीक, E के लिए हमारे पास वो फार्मूला रहा, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू बोलेंगे 5 इंटू बी 0.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू एल का स्क्वायर, तो बोले तो 2 इंटू 2, 2 बार लिख दिया, एल का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल, ध्यान से देखो तो ये 1 हो गया, 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 गुणे 10⁻⁴ वोल्ट, यूनिट क्या? वोल्ट। बस कहानी इतनी थी। क्या भी रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बस किताब वालों ने उत्तर ये लिखा है 0.2 मिली वोल्ट। किसी को कोई आफत नहीं होगी क्योंकि ये सेम बात लिखी है। इसे हम 2 गुणे 10⁻⁴ वोल्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये -3 और ये -1 तो -4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे। अब आपको बता दें, हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे हम शॉर्टकट में EMI भी कह देते हैं, उसका एक पार्ट सेकंड आपके लिए लेकर आए थे जिसमें हमने समथिंग 14 न्यूमेरिकल किए हैं, शायद 13 या 14 न्यूमेरिकल, 13-14 न्यूमेरिकल इसमें किए हैं। 15 तक पीछे के यानी 28 न्यूमेरिकल। आप कुमार मित्तल की बुक उठा करके देख लेना, टोटल न्यूमेरिकल है 35 और 35 न्यूमेरिकल में 30 सवाल या 25 सवाल ऐसे हैं जो बोर्ड में लगातार पूछे गए, मतलब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर इंपॉर्टेंट, साथ में न्यूमेरिकल में कुछ खास कहानी लगी नहीं मुझे कि बहुत टफ हो, है ना। बस फार्मूले का कैलकुलेशन सही रखना है ना, यहां गलती मत करना, फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। मिलते हैं यूनिट 4 के सेकेंड चैप्टर का, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसके, बेहतरीन है, थोड़े टाइट भी होंगे क्योंकि उसमें ढेर सारे फार्मूले जो आते हैं, है ना। आपने पढ़े होंगे उसमें बहुत सारे सर्किट वगैरह होते हैं, इसलिए अगली क्लास से पहले आप अपने जो फार्मूले वगैरह हैं सर्किट के, उन सभी को देख लीजिएगा, फिर क्लास को देखना शुरू करना। हालांकि हम एक बार सारे फार्मूले यहाँ पर लिख जरूर देंगे, पर वो इतने ज्यादा फार्मूले पूरा बोर्ड भर सकता है, इसलिए हम एक ही लाइन को परमानेंट लिखा रहने देंगे, बाकी इरेज कर देते हैं। इसलिए पहला क्लास आपको देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी चीज उसमें यह भी समझना पड़ता है कि कब करंट लीड करता है और कब वोल्टेज लीड करता है, तो इन चीजों को आप थ्योरिकल अच्छे से पढ़कर तब न्यूमेरिकल की क्लास को देखना, तब आपको न्यूमेरिकल इजी लगेगा। वरना अगर आप बिना थ्योरी पढ़े अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो फिर आप फंसेंगे, क्योंकि आप तब साधारण सवाल तो कर पाएंगे जो फार्मूला बेस्ड है, पर जो
डिराइव्ड फार्मूले बनेंगे उसमें, फिर आपको अगर उसका न्यूमेरिकल कराया जाएगा फिर आप शायद हवा हो जाएंगे। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि हमेशा थ्योरी पर फोकस करें फिजिक्स में, देन आपको न्यूमेरिकल इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो थ्योरी बढ़िया पकड़ बनाइए और फार्मूले के मात्रकों को तो बेहतरीन याद करिए कि मात्रक नजर पास आए तुरंत आपको पता चल जाए कि कौन सा वैल्यू दे रखा है, और फटाक से आपको यह भी समझ आना चाहिए कि हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करें। ठीक है ना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा में, उसको भी हम 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके शायद मेरे ख्याल से थोड़े न्यूमेरिकल ज्यादा है, तो याद रखना 2 पार्ट थोड़े लंबे भी हो सकते हैं, 1 घंटा 1 घंटा 10-15 मिनट तक। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।